उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा था कि बहराइच का दंगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया है। उस समय लोगों को यह लगा कि विपक्ष के नेता हैं तो सरकार पर आरोप लगाएंगे, और उन्होंने वो आरोप लगाए। लेकिन दो बातें आज ऐसी हैं जो ये साबित कर रही हैं कि क्या बहराइच के दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ था। और ये बात कोई और नहीं कह रहा। दो सबूतों में से पहला सबूत बहराइच दंगे के मामले से जुड़ा 12वां एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की तरफ से कराया गया है, और जिनके ऊपर यह एफआईआर कराया गया है उनमें कई बीजेपी के नेता हैं, संगीन धाराओं में संगीत आरोप लगाते हुए। यह सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि बीजेपी क्या इन दंगों के पीछे वाकई थी। और दूसरी खबर दैनिक जागरण की, दैनिक भास्कर की एक खोजी पत्रकारिता ने की, और दंगे में शामिल कुछ लोगों ने इंटरव्यू में यह कबूल कर लिया कि पुलिस कैसे पीछे से उनकी मदद कर रही थी। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा, हट जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमारे लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। लेकिन ये सबूत बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों के पीछे कैसे खड़ी है। आज के वीडियो में सिलसिलेवार इसके पड़ताल करेंगे। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। एक शायर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो बाद में चल करके अर्थ विस्तार करती है कि सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। जब जब भाजपा हारती है देश को खतरे में बताती है, जब जब भाजपा हारती है धर्म को खतरे में बताती है, और जब जब भाजपा चुनाव के बीच में जाती है कोई ना कोई ऐसी गतिविधि में लिप्त पाई जाती है जिसके सूत्र उसके चुनाव के समीकरण से जुड़ जाते हैं, और सवाल बीजेपी के नेताओं के ऊपर लगने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले उत्तर प्रदेश ने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को चूर चूर किया कि अकेला शेर सब पर भारी नहीं है। जो 300 पार का दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसे 240 पर रोकने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो यूपी की जनता को जाता है, जिसने 33 सीटों पर उन्हें रोक दिया, आधे पर। और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार चर्चा में बनी हुई है। बीजेपी के दिल्ली में बैठे नेता चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसकी सजा दी जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बिसात ऐसी थी कि उन्हें वो हटा नहीं सके। और उसके बाद यह तय हुआ कि 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, इन 10 उपचुनावों को एक परीक्षण की तरह लिया जाएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ इन 10 उपचुनावों को जिता सकते में कामयाब हो पाते हैं, तब उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहेगी। बाकी बीजेपी के घर के भीतर झगड़ा भारी। उन उपचुनावों के पहले तैयारी के समय 5-5 बार जिस विधानसभा में अकेले उपचुनाव के पहले 5 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, बीजेपी ने आज तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मिल्कीपुर यानी अयोध्या की सीट जिसमें लोकसभा में बीजेपी हार गई थी, वहां के विधानसभा में अवधेश प्रसाद यानी पीडीए के नायक, उनकी सीट खाली हुई और उसे घोषित नहीं किया गया कि उपचुनाव वहां भी होगा। मीडिया की आई खबरों के मुताबिक जिस वकील ने किया था एफआईआर वो वापस ले लिया, फिर भी अभी तक चुनाव आयोग ने वहां की तारीख मुकर्रर नहीं की। योगी आदित्यनाथ ने 5 रैलियां वहां कर दी हैं, सरकारी गैर सरकारी मिलाकर, क्योंकि अब तो सरकारी कार्यक्रम भी एक चुनावी भाषण की रैली की तरह ही नजर आता है। और बाकी 9 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी तैयारियां सामने हैं, और उसके बीच में एक दंगा हुआ जो बहराइच का दंगा हुआ। एक जुलूस, मूर्ति विसर्जन का जुलूस के समय तनाव, एक तरफ से पत्थरबाजी का आरोप,
दूसरी तरफ से भड़काऊ गानों को डीजे पर बजाकर मुसलमानों को उकसाने का आरोप। तो हिंदुओं का ये आरोप कि जुलूस पर पत्थर फेंके गए मुसलमानों के द्वारा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की कहानियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। जो होना था वो दंगा था। एक 22 साल का गोपाल मिश्रा नामक नवयुवक एक मुसलमान के छत पर चढ़कर झंडा उतारते पाया गया और उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कई तरह के आरोप लगे कि ये दंगा हुआ कैसे, चुनावों से इसका रिश्ता क्या है। और अब मैं दो बातें जो आपसे साझा करने जा रहा हूं जिसने इस दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संदिग्ध भूमिका की तरफ इशारा कर दिया है। पहले ये पता चला कि मेरे पास भी ये सूत्र आए कि वहां पर कुछ दिन पहले ही बहराइच में इस बात का तनाव था। दो गुटों के बीच दो लोगों का झगड़ा था। बीजेपी के कुछ नेताओं और लोकल पुलिस को ये एक बड़ा खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म लगा, एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान है। और मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दिन पुलिस के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की संदिग्ध भूमिका ने इस साजिश को कामयाब कर दिया। डीजे आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक गानों के साथ उस इलाके में पहुंच गया। दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने जासूसी रिपोर्टिंग के जरिए दंगे में शामिल दो लोगों का इंटरव्यू लिया, पहले फिर एक पुलिस वाले का, फिर और लोगों का इंटरव्यू लिया। और उस इंटरव्यू में कुछ चरस गांजा टाइप की कोई चीज है जिसे वो रगड़ कर नशा करने जा रहे हैं। वो लोग जो कि स्पाई कैमरा है, उन्हें पता नहीं था कि उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है उनकी बात को। और वो दोनों ये क्या बोल रहे हैं कि 2 घंटे के लिए पुलिस हट गई थी उस पूरे इलाके को, महाराजगंज इलाका वहां का जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। हमारे कुछ लोगों ने धोखा दे दिया वरना पूरे इलाके को जला देते, तबाह कर देते। और वो गांजा या कुछ है, कोई नशीला पदार्थ है और उसको रगड़ रहे हैं पीने के लिए। वो नवयुवक धर्म बचाने के लिए उस दंगे में सबसे आगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये दैनिक भास्कर की ये जासूसी पत्रकारिता की ये खबर कह रही है। अब सरकार ये बताए कि खबर सही है गलत है, लेकिन फिलहाल विश्लेषण ये कहता है कि ये नवयुवक उस दंगे में शामिल थे। और अगर ये शामिल हैं दोनों, और ये दोनों कह रहे हैं कि पुलिस को हटाने के लिए कहा गया कि 2 घंटे बहुत है तुम्हारे लिए। उन तस्वीरों को गौर से देखिए जब वो डीजे मुसलमानों के घर के सामने बज रहा है, ऐसे गाने बज रहे हैं जैसे लग रहा है कि क्या न कर दे कोई। और हिंदुओं की बेबसी और लाचारी इस तर्क तक आ गई कि अब इस भारत देश में हिंदू डीजे पर गाना भी नहीं बजा सकता, मुसलमानों के घर के सामने से जुलूस नहीं निकाल सकता। निकालो ना। आज तक तुमने किसी एक मुसलमानों का जुलूस हिंदुओं को भड़काने वाले गानों के साथ सुना क्या? तो जरा बताओ, अंबेडकर जयंती का जुलूस इसी देश में निकलता है, लाखों लोग निकलते हैं, डीजे भी बजाते हैं, एक मुसलमान ने कभी पत्थर नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उन डीजे के गानों में नफरत गाई नहीं जाती, संविधान की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, समानता की बात होती है। अपने इतिहास में शोषण और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के अतीत को याद किया जाता है। और यह हिंदू धर्म के नाम पर कौन से गाने बजे? किस शास्त्र में गाने लिखे हैं जो गाने वहां गाए जाते हैं? कौन सी माँ और कौन से देवी कौन से देवता इस गानों से खुश होते हैं? लेकिन अब तो जैसे लग रहा है हिंदू धर्म के भीतर भी इस तरह के विचार रखने वालों खत्म हो गए। कोई तर्क नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई लेख नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं इस पर लिख रहा कि भाई धर्म ये नहीं है। भारत में जो देशद्रोही हैं उनकी माँ का डॉट डॉट डॉट, ये गाना धर्म का गाना कैसे प्रतिनिधि हो सकता है? लेकिन क्या कहेंगे साहब, ऐसे उत्तर प्रदेश में चुनाव जब था तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, खुलेआम पॉलिटिकल गाना बज गया। आज तक हिंदू धर्म का कोई एक व्यक्ति इस पे आपत्ति नहीं दर्ज किया कि मेरी भावना आहत हो गई, भगवान को तुम कैसे लाए हो। ये राजनीति है। तो बताइए कि ये जो दैनिक भास्कर की खोजी पत्रकारिता में पुलिस वाला कह रहा है कि यहाँ के विधायक सब चलता है, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते, तो कौन शामिल था इसमें? भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या इसका जवाब आपको नहीं देना चाहिए? गृह मंत्री अमित शाह जी, आज आपका जन्मदिन है,
और हम आपको आपके स्वस्थ और खुशी जीवन की कामना करते हैं। दीर्घायु हो, आप स्वस्थ हो, सकुशल हो। लेकिन आज के दिन हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि इन बातों का जवाब आपके पास है क्या? और मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी, क्या आपको याद आ रहा है? गुजरात याद आ रहा है क्या कुछ? पुलिस की भूमिका, कितने घंटे तक कौन पुलिस, ये आपके लोग बोल रहे हैं, पुलिस बोल रही है, वो इंटरव्यू जिसका हो रहा है। और लीजिए दूसरा सबूत लीजिए कि बीजेपी का विधायक बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने ही पार्टी के नगर अध्यक्ष और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने पार्टी के बीजेपी के नेता अर्पित श्रीवास्तव और अन्य 8 के खिलाफ मामला एफआईआर कर दिया। बीजेपी पार्टी के नगर इकाई प्रमुख है अर्पित श्रीवास्तव और 8 लोगों का नाम है कि उस दंगे में जो गोपाल मिश्रा मारा गया, उसमें बीजेपी के नेताओं का हाथ है। मैं उस बात को पढ़ना चाहता हूं, उस एफआईआर को सुनिए और जानिए कि वो क्या लिख रहा है वो आदमी। 13/10/2024 को महाराजगंज जोत चांदा पारा में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हिंसा में मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। लाठी से, डंडे से, सब लेकर के ये पुलिस ने अलाउ किया, जबकि एक दिन हो चुका है, उसके अगले दिन का ये पूरा मामला देखिए। मैं अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर रखे शव के पास पहुंचा। उसके पश्चात जिलाधिकारी श्रीमती मोनिका रानी से मिलने सीएमओ बहराइच के कार्यालय में पहुंचा। वहां जिलाधिकारी, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उनको साथ में लेकर मृतक रामगोपाल के शव के पास पुनः पहुंचे। परिवार व गांव के लोगों से बातचीत करके उनके शव को लेकर हम मर्चरी जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, नाम सुनिए, अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक है ये। अध्यापक अगर एक पोस्ट लिखते, सरकारी नौकरी ऐसी है कि एक पोस्ट लिखते तो सस्पेंड हो गया। अंबेडकर की बात कहने वाले कई अध्यापक सस्पेंड हो गए। इसका क्या हुआ जरा मैं जानना चाहता हूं। पुंडरीक पांडे अध्यापक है श्रावस्ती का, इसके ऊपर इस एफआईआर में नाम दर्ज है। क्या कार्रवाई हुई ये आप भी जानिएगा। सुधांशु सिंह राणा, सैकड़ों लोग अपने समर्थकों के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और गाली गलौच लिखने लगे। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह की एफआईआर के लिए दी गई तहरीर का मैं बयान पढ़ रहा हूं। बीजेपी के नेता का बयान है ये। हम लोगों ने शव को मर्चरी में रखवाया किसी तरह, फिर लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन में तो पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकलकर गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर पहुंचे, मैं और जिलाधिकारी आगे बढ़े। हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगी। उपरोक्त लोगों के द्वारा गाड़ी को रोकने और शेष बचे लोगों को जान से मारने की नियत से पत्थर अड्डा चलाया गया। भीड़ में से एक फायर भी होता है जिससे गाड़ी की संख्या इतने कि गाड़ी का शीशा टूट जाता है और मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। और सीसीटीवी फुटेज भी है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और एफआईआर दर्ज होती है। बीजेपी का विधायक बीजेपी के नेताओं का नाम ले रहा है। अब आप जरा सोचकर बताइए कि दंगा कौन कराता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भूल गए आप अपना बयान? ये जो कपड़ों से पहचानने वाला बयान याद है प्रधानमंत्री जी? और आपने जैसे मुख्यमंत्री बना रखा है बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्हें पाकिस्तान की बड़ी याद आती है। बटेंगे तो कटेंगे का बयान देने वाले योगी और मोदी जी, आप दोनों लोग क्या इसका जवाब देंगे कि बीजेपी के विधायक जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई है कि नहीं है? बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के नगर इकाई अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है कि इन लोगों ने दंगा भड़काया, हमला किया, गोली चलाई और मामले को तूल पर पहुंचाया। और उसके बाद दैनिक भास्कर के खोजी पत्रकारिता, इन दोनों को जोड़ ले तो क्या पूरा दंगा बहराइच का बीजेपी की साजिश साबित नहीं होता? हालांकि अभी ये जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिक सबूत ये जाहिर करते हैं कि बीजेपी के नेता इसमें शामिल है। मेरा सवाल है बीजेपी के नेताओं से कि अगर विपक्ष के किसी एक नेता का दूर से भी कोई फोटो मिल गया होता
किसी एक का अखिलेश यादव के साथ फोटो मिल गया होता तो मीडिया चीख चीख कर इसे सपा के गुंडों का और सपा के दंगों का रिश्ता जोड़ चुका होता। आज तक बीजेपी के विधायक की एफआईआर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ हुई है कि दंगा उन्होंने कराया। किस मीडिया चैनल ने एक टीवी शो कराया? छोड़ देते हैं वो सवाल। अब इस देश में पूछना भी खत्म हो गई है रवायत कि पहले कोई छोटी सी घटना भी हो जाए तो अखिलेश यादव और मायावती जी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांगा जाता था। क्या किसी मीडिया ने योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा या योगी आदित्यनाथ की फोटो टीवी पर चलाकर दंगे से रिश्ता बताया? कोई हेडलाइन चली क्या कि दंगाई कौन है, दंगे से रिश्ता किसका है, कौन दंगा कराया, किसकी साजिश थी, बीजेपी की है कि नहीं है? और क्या अखिलेश यादव की ये बयान सही साबित नहीं हुआ कि ये बीजेपी के नेताओं की ही कारकर्दगी है? क्योंकि वो चाहते हैं कि उपचुनाव में वो जीते। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। मैं तो गुजारिश करता हूं भीड़ में शामिल उन लोगों से जो लाठी डंडा तलवार लेकर के भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ये देखिए क्या है, ये बीजेपी है। ये इस तरह से बीजेपी कैसे एक एक चीज को सिलसिलेवार करती है और आपको लगता है कि आप धर्म को बचाने जा रहे हैं। फिर आपको कोई वीडियो बनाकर ये कह देता, बताओ हिंदू अब गाना भी नहीं डीजे पर बजा सकता, बताओ हिंदू अब उस रास्ते जा भी नहीं सकता जहां मुसलमानों की मस्जिद है। सैकड़ों वीडियो मिल जाएगी जहां मुसलमानों की मस्जिद के सामने भद्दे भद्दे गाने बजाए गए। खुलेआम इस देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी के साजिश को बहराइच में बेनकाब करने के बाद क्या इस देश के बाकी लोगों की नजर इन चीजों पर जाएगी और वो आगे के लिए अलर्ट होंगे? क्या आने वाली पीढ़ियों को आप बचा पाएंगे? ये सवाल मैं आपसे छोड़ के जा रहा हूं। अपनी टिप्पणी नीचे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।